स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जनजातीय संस्कृति के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ जो है एक सांस्कृतिक बहुल राज्य है। यहाँ पर तरह तरह की संस्कृति देखने को मिलता है। यहाँ के जनजातियों में या फिर यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब वाले हैं, इन सब की भरपूर जनजाति बहुत ही भरपूर जनजातीय संस्कृति देखने को मिलता है। उसी में से हम इस वीडियो सीरीज में हम ये वाले वीडियो में हम बस ये देखने वाले हैं, छोटा सा वीडियो होगा कि यहाँ पे कौन कौन सा लोक नाट्य है और कौन कौन सा यहाँ पे जनजातीय नाट्य है। मतलब यहाँ पे हमने हेडिंग भी लगा के रखा है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय नाट्य और लोक नाट्य या फिर ट्राइबल एंड फोक ड्रामा ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जनजातीय नाट्य के बारे में देखेंगे, इसके बाद लोक नाट्य के बारे में जानेंगे। ज़्यादा नहीं, इसमें कम से कम 8 से 10 नाट्य है जिसको हमको याद रखना है। एग्जाम में हमेशा यहाँ से 1 लाख क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं जिसका नाम है, पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ, जनजातीय नाट्य। ठीक है, इस जनजातीय नाट्य के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, पहले नंबर पे वो है माओ पाटा। पहले नंबर पे हम देखेंगे माओ पाटा। ठीक है, माओ पाटा। ठीक है, ये माओ पाटा एक्चुअली में गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका अगर ये गोंडी भाषा में, ठीक है, गोंडी भाषा हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो जनजाति है गोंडी। छत्तीसगढ़ में क्या इवन पूरे भारत में की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। वो भी कहाँ सबसे ज्यादा अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। तो ये माओ पाटा जो है गोंडी भाषा का शब्द है, जिसमें माओ का मतलब होता है गौर। ठीक है, गौर यानी बायसन हॉर्न भी इसको कहते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, बायसन हॉर्न। ठीक है, या जंगली भैंसा या वन भैंसा समझ सकते हैं। और पाटा का मतलब होता है नृत्य। ठीक है, माओ का मतलब, ये माओ का अर्थ है गौर। ठीक है, और पाटा का मतलब होता है नृत्य। ठीक है, या बायसन नृत्य बोल लीजिए। ठीक है, इसका पूरी तरीके से मतलब है। इसमें एक्चुअली में यहाँ पे इसमें किस चीज के बारे में दिखाया जाता है, तो यहाँ पे जो मंचन होता है, जिसके बारे में यहाँ पे प्रदर्शन होता है, वो जो हमारा जंगली भैंस है, जंगली भैंसे या फिर सांभर, ठीक है, इन दोनों के शिकार का नृत्य किया जाता है, के शिकार का मंचन किया जाता है। ठीक है, इसमें माओ पाटा एक गोंडी भाषा का शब्द है, जिसमें माओ का मतलब होता है गौर या बायसन हॉर्न, पाटा का अर्थ होता है नृत्य। इसमें जो मंचन किया जाता है किस चीज का, जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे इससे पूछ ले कि कौन सी जनजाति जो है ये करती है, तो आपको याद रखना है मुड़िया जनजाति। ठीक है, मुड़िया जनजातियों का ये सबसे प्रमुख जनजातीय नाट्य में से एक है। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस माओ पाटा के अंदर। तो आपको याद रखना है टिमकी, पहला जो है उसका नाम है टिमकी, और दूसरे का नाम होता है कोटाइका। ठीक है, कोटाइका। ठीक है, तो आपको ये माओ पाटा से बस और बस इतना ही याद रखना है। और यहाँ पे देख लेते हैं 1-2। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, दूसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं दही कांदो। दही कांदो, ये एग्जाम में पूछा गया कि दही कांदो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे होता है। तो ये जन्माष्टमी मतलब कृष्ण भगवान से संबंधित होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जन्माष्टमी के अवसर पर इसको किया जाता है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कृष्ण भगवान से संबंधित है ये। ठीक है, एक और तीसरा याद रखिए, तीसरे का नाम यहाँ पे छोटा छोटा इसलिए मैं बताता हूँ। एक तो इसके बाद हम देखेंगे भद्रा नाट, जो कि थोड़ा सा बड़ा, तो इसको मैं इरेज करके करूंगा। दूसरे का नाम है खम्ब स्वांग। ठीक है, ये खम्ब स्वांग भी एक जनजातीय नाट्य है। जो कौन सी जनजाति करती है, तो जनजाति का नाम आपको याद रखना है कोरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजातियों के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, एक खम्ब स्वांग का आयोजन किया जाता है और उसी के आसपास यह नाट्य का प्रदर्शनी किया जाता है। कोरकू जनजाति के कब आयोजन करते हैं, तो ज्यादातर ये नवरात्रि के समय आयोजन होता है। इसका नवरात्रि के समय से शुरू होता है और ये कुछ दिनों तक चलता है, नवरात्रि के समय से।
ठीक है, अब मैं इसको इरेज करके एक और बताता हूँ जिसका नाम है भतरा नाट। चलिए 3 हमने देखा था जनजातीय नाट, चौथा जो है, चौथे का नाम है भतरा नाट। भतरा नाट, ठीक है। ये भतरा नाट जो है ये बस्तर में किया जाता है, आपको याद रखना है, बस्तर के संभाग में या फिर बस्तर जिले में इसका ज्यादा देखने को मिलता है प्रचलन। ये भतरा नाट जो है ये जनजाति, अगर आपको याद रखना है तो ये भतरा जनजाति के द्वारा, भतरा जनजाति, आपको ये भी याद होगा, जानते होंगे शायद कि भतरा जनजाति जो है इनका प्रमुख कार्य सेवा का कार्य होता है, सेवा कार्य होता है। एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम सभी जनजातियों के बारे में हम ये देखेंगे कि उनका प्रमुख कार्य क्या होता है। उसी तरह जो भतरा जनजाति है उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, सेवा कार्य होता है, ठीक है। तो ये जो भतरा नाट है, इस नाट में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पर, केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसमें अगर हम और देखें तो एक बात और याद रखना है कि भतरा नाट में जो सदस्य भाग लेते हैं, जो पुरुष सदस्य तो इसमें भाग लेते हैं, जो पुरुष सदस्य हैं, इन पुरुष सदस्य को हम कहते हैं, इन पुरुष सदस्यों को हम कहते हैं नटकुरिया, नटकुरिया, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमको पता है कि बस्तर का जिला जो है उड़ीसा से पूर्णतः लगा हुआ है, पूर्णतः नहीं मतलब अच्छा खासा एरिया उसके साथ शेयर करता है, तो यहाँ पे जो उड़ीसा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। उड़ीसा का जो जनजातीय नाट्य होता है उससे भी कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको उड़िया नाट्य भी कहते हैं, उड़िया नाट्य, ठीक है, उड़िया नाट्य भी इसको हम कहते हैं। अब देखिए सबसे बहुत ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि बस्तर का थिएटर किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो भतरा नाट है इसी को हम बस्तर का थिएटर भी कहते हैं, बस्तर का थिएटर। अच्छा, अब बात ये होगी कि अगर भतरा नाट होता है तो इसमें किस चीज को प्रदर्शित किया जाता है, इसमें क्या, इसमें मंचन किस चीज का किया जाता है या फिर इसका कथानक क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसका जो कथानक होता है, कोई पौराणिक घटना है, ठीक है, या कोई पौराणिक प्रसंग है जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया हो, इन चीजों का यहाँ पे मंचन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जनजातीय नाट, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले कि हम देखे क्या, गौर नाट्य देखे, या फिर गौर नाट के बाद या फिर उसी को हम कहते हैं माओ पाटा, माओ पाटा के बाद दही कांदो, दही कांदो के बाद हमने क्या खम स्वाम देखा, खम स्वाम के बाद हमने चौथे नंबर पे भतरा नाट देखा, ठीक है। ये चारों के चारों जनजातीय नाट था, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूछ देते हैं जो फोक ड्रामा जो होता है, फोक ड्रामा या फिर लोक नाट्य, उसके बाद जैसे गम्मत हो गया, इन सारे चीजों के बारे में तो 3-4 अभी हमको और देखना है, उसको देखते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम देखेंगे लोक नाट्य के बारे में। हम लोक जनजातीय नाट्य के बारे में हम ये वाला पार्ट देख लिए, अब हम लोक नाट्य या फिर फोक ड्रामा के बारे में देखेंगे, ठीक है। लोक नाट्य, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फोक ड्रामा। इसमें हमको क्या कर, इसमें 3-4 तरह का इसमें लोक नाट्य है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो नाट्य उसको बोलते हैं नाचा, नाचा के बाद गम्मत, गम्मत के बाद रहस, ये 3 हमको बेसिकली देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले हम नाचा को ही देख लेते हैं, नाचा, ठीक है, NACHA। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है। ये जो नाचा है एक्चुअली पूरे छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ही ये बहुत ही प्रसिद्ध है या लोकप्रिय होता है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंदर ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। अगर हम इसकी शुरुआत तो या फिर बोल सकते हो कि चलो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कौन सी जनजातियों में ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। तो एक देवार जाति होती है, जनजाति नहीं ना, जाति, अब देखेंगे देवार जाति, ठीक है। इस देवार जातियों का सबसे लोकप्रिय यही होता है। अगर हम नाचा की बात करें तो नाचा की जो इसको बहुत ही आगे लेकर गए नाचा को,
उनमें से एक थे जिनका नाम था दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। इन्होंने नाचा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पूरे भारत भर में, क्या पूरे दुनिया भर में इसको बहुत ही ज्यादा प्रचलन में लाने का काम किया और इसको बहुत ज्यादा फेम मिला उनके बाद। इसीलिए जो नाम लिख देता हूं, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, इनको नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। देवार जाति में एक प्रमुख है। अगर इनमें हम कुछ और व्यक्तियों का देखें तो दाऊ दुलार जी मंद्रा जी तो है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना, उनका नाम है गोविंद राम निर्मलकर। गोविंद राम निर्मलकर, ठीक है। इसके बारे में एक और अभी न्यूज में था, जैसे छत्तीसगढ़ का एक मतलब नॉर्थ अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है नाचा। उन्होंने भी इसका बहुत अच्छे से अमेरिका में प्रदर्शन किया था और बहुत ही छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का काम किया। उसका नाचा का फुल फॉर्म अगर आप याद रखेंगे तो याद रखिए, नाचा का फुल फॉर्म था नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, ठीक है, ये आपको याद रखना। नाचा के बारे में आप इतना याद रखिए, इतना पर्याप्त है। क्या क्या याद रखना है कि नाचा का भीष्म पितामह, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। इसको कैसे याद रखेंगे? अगर कई बार से आप पूछते हैं तो नाचना है और जब तक मानदर बजेगा नहीं तब तक नाचेंगे कैसे। तो आप ये दोनों वर्ड से पकड़िएगा और याद रहेगा कि दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी है, नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। गोविंद राम निर्मलकर भी नाचा से ही संबंधित है और ये वाला इसका एक फुल फॉर्म याद रखिएगा। नाचा इतना पर्याप्त है। और छोटा सा हम एक और देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे पहला था, दूसरा हम देख लेते हैं रहस्य के बारे में, ठीक है। रहस्य का एक्चुअली में हम जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित रास लीला जानते हैं ना, रास लीला या रास बोल लीजिए, इस रास लीला या रास का ही छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। का लिख देता हूं यहाँ पे, का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, ठीक है। इसमें रहस्य में दो तरह का प्रचलन है। इसमें एक जो है दूसरे, एक पहला जो है ये है, पहला जो है खड़े साज, मतलब इसमें खड़े होके इसका वो प्रदर्शन किया जाता है। जो इसमें बोलने वाला होता है या जो नर्तक होता है या फिर गायक होता है वो क्या करता है, खड़े होके इसका प्रयोग करता है। दूसरा जो होता है बैठे साज, बैठे साज, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रचलन में खड़े साज है, ठीक है। और इसमें हम क्या याद रख सकते हैं कि ये रहस्य का प्रचलन सबसे ज्यादा हमको कहाँ, तो बिलासपुर संभाग जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें इसका ज्यादा प्रचलन है। बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग के अंदर भी अगर हम देखें तो याद रखें रतनपुर, मुंगेली, जांजगीर, इन सारे जगहों पे और भी जगह है यहाँ पे जो रहस्य का बहुत ही लोकप्रिय यहाँ पे माना जाता है। और ये अगर ये पूछा जाए किससे संबंधित है तो बेसिकली क्योंकि रास लीला की मैंने बात कर ही दिया तो कृष्ण लीला पर आधारित होता है, कृष्ण लीला पर आधारित होता है। और ग्रामीण अंचल में ज्यादा इसको पसंद किया जाता है, ग्रामीण अंचल में। तो ये दूसरा हो गया रास। पहले हमने देखा नाचा, दूसरा देखा रास, तीसरा एक और छोटा सा याद रख लीजिएगा, गम्मत, ठीक है। ये गम्मत भी कृष्ण लीला पर ही आधारित है, कृष्ण लीला पर आधारित, ठीक है। तो ये हो गया रास, रहस्य, रास लीला। इसमें अगर रास लीला की अगर बात करें, ये वाला मैं हटा देता हूं। ये रहस्य में आपको याद रखना है कि जो इस रहस्य का जो लेखक है या फिर बोल सकते हैं इसकी जो पांडुलिपि जो तैयार किए थे उनका नाम आपको याद रखना है बाबू रेवा राम, बाबू रेवा राम। इनकी जो पांडुलिपियां हैं, मतलब जो इनका जो लेखन किया गया कार्य है उन्हीं पर आधारित होता है कि पांडुलिपियों पर आधारित, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कुछ जनजातीय
नाट्य के बारे में और कुछ लोक नाट्य के बारे में देखा। यहाँ पे 4 3 7 7 महत्वपूर्ण लोक नाट्य और जनजातीय नाट्य है। यहाँ से एग्जाम्स हमेशा एक बार देखने को मिलता है क्वेश्चंस, तो आप एक बार इसको फटाफट पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इसमें काट काट के करता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं।